हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। फिजिक्स कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो, लेसन नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर सेकंड में हमने घर्षण वैद्युत के आधुनिक मत तक बात कंप्लीट कर ली थी। आज हम पार्ट नंबर थर्ड के अंदर बात कर रहे हैं आवेशन की विधियां। हम समझना चाहते हैं कि किसी भी वस्तु को किस किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। अगर हम किसी वस्तु पर आवेश लाना चाहते हैं तो उसको किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, यही हमको विधियों के रूप में यहाँ पर समझना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अब तक जिन भी कैंडिडेटों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले लाइक या सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, बात कर रहे हैं हम आवेशन की विधियों की, अर्थात आवेशन की विधियां यानी कि किसी वस्तु पर आवेश किस किस प्रकार से लाया जा सकता है, वही क्या कहलाती है आवेशन की विधियां। और किसी भी वस्तु को तीन प्रकार से या कहो निम्न तीन प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। एक तो किया जा सकता है घर्षण द्वारा, एक किया जा सकता है चालन या स्पर्श द्वारा, और एक किया जा सकता है प्रेरण द्वारा। घर्षण द्वारा आवेशित किस प्रकार से किया जा सकता है, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशित किस प्रकार से किया जा सकता है, प्रेरण द्वारा किस प्रकार से आवेशित किया जा सकता है, एक एक करके सभी की बात करते हैं। आओ सबसे पहले बात कर लेते हैं हम घर्षण द्वारा आवेशन की। फर्स्ट विधि ले रहे हैं हम आवेशन की, घर्षण द्वारा आवेशन। देखो, घर्षण द्वारा आवेशन क्या होता है। पार्ट नंबर सेकंड में ही हमने घर्षण वैद्युत का आधुनिक मत पढ़ा था, और वह घर्षण विद्युत का आधुनिक मत हमें बता रहा था कि कोई भी वस्तु धनावेशित या ऋणावेशित मुक्त इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण होती है। जो वस्तु मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है वह वस्तु धनावेशित हो जाती है, तथा जो वस्तु उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है वह ऋणावेशित हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब घर्षण की प्रक्रिया होती है तब घर्षण की प्रक्रिया के उपरांत कोई एक वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, जबकि दूसरी वस्तु उन्हीं ही इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी वह वस्तु धनावेशित, तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी वह कैसी हो जाती है, धनावेशित। लेकिन घर्षण से पहले उन पर कोई आवेश नहीं था, लेकिन घर्षण के कारण या घर्षण के बाद उन पर आवेश उत्पन्न हो जाता है, और यही कहलाता है घर्षण द्वारा आवेशन, जो पार्ट नंबर सेकंड तक हमने अच्छे से समझ लिया था। फिर भी आओ एग्जाम्पल के तौर पर हम यहां समझ लेते हैं। हमने कहा कि हमने एक कांच की छड़ ली, ये एक हमने ली कांच की छड़, और इस कांच की छड़ के साथ हमने लिया एक रेशम का कपड़ा। और बात कर रहे हैं हम घर्षण से पहले की। तो हमने कहा था कि जो कांच की छड़ है वो घर्षण से पहले वह भी कैसी है, कुचालक है, और रेशम का कपड़ा भी कैसा है, कुचालक। और अभी फिलहाल इन दोनों के मध्य में घर्षण नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि इस कांच की छड़ पर भी चार्ज कितना होगा, 0, और इस रेशम के कपड़े पर भी चार्ज कितना होगा, 0। लेकिन जैसे ही इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, कल हमने एग्जाम्पलों में भी बात करी थी घर्षण वैद्युत की आधुनिक मत में, यानी अर्थात कहने का मतलब है अगर हम घर्षण के बाद देखें तो घर्षण के बाद यानी जब इस कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है, रगड़ने का मतलब है घर्षण करवाया जाता है, तो घर्षण के बाद में यह कांच की छड़ जो है, इस कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और निकल करके किस में चले जाते हैं, रेशम के कपड़े में। अर्थात कहने का मतलब है कि ये कांच की छड़ है वह तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है, जबकि ये रेशम का कपड़ा जो है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। और आधुनिक मत में पार्ट नंबर सेकंड में हम बात कर चुके हैं कि जो आधुनिक मत है वो आधुनिक मत ये बात स्पष्ट करवाता है कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा वह इलेक्ट्रॉन त्याग करके कैसा हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है उसके पास ऋणावेश पहले से ही होता है, और अधिक ऋणावेश जब वो ग्रहण करेगा तो नेगेटिव की मात्रा बढ़ने के कारण वह कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। अर्थात घर्षण के बाद कांच की छड़ के इलेक्ट्रॉनों के त्यागने के कारण इस पर प्लस क्यू चार्ज आ जाता है, जबकि इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने के कारण इस रेशम के कपड़े पर क्या आ जाता है, माइनस क्यू चार्ज आ जाता है।
तो यहां इस विधि में देखने को मिल रहा है कि घर्षण से पहले तो कांच की छड़ हो चाहे रेशम का कपड़ा हो, घर्षण से पहले चाहे कांच की छड़ हो चाहे रेशम का कपड़ा हो, दोनों पर आवेश कितना बना हुआ था, 0 बना हुआ था। लेकिन जैसे ही घर्षण करवाया तो घर्षण के प्रभाव में कांच की छड़ पर जितना पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होता है उतना ही रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। और कैसे उत्पन्न हो रहा था यह प्रक्रिया हमने कल आधुनिक मत में भी समझी है और आज हमने घर्षण द्वारा आवेशन की विधि में वो ही बात समझी है। तो जो भी घर्षण द्वारा आवेशन था वो तो हम आधुनिक मत में पहले से ही समझ चुके हैं और उसी बात को हमने यहां समझा है। यहां नोट करने वाली बात यह है कि किसी स्टूडेंट के माइंड में आए कि सर आपने हमेशा एग्जाम्पल जो लिया है वो कुचालक वस्तुओं को लेकर के ही लिया है, क्या चालक वस्तुओं के लिए घर्षण द्वारा आवेश नहीं हो सकता है क्या, या चालक वस्तुओं के लिए घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया नहीं हो सकती है? तो हो सकती है क्या? तो ऑफकोर्स चालक पदार्थों में भी आवेशन हो सकता है। तो यहां मैं नोट डाल करके लिख देता हूं कि चाहे कुचालक पदार्थ हो तथा चाहे चालक पदार्थ हो, चाहे कुचालक पदार्थ हो चाहे चालक पदार्थ हो, इस घर्षण द्वारा आवेशन की प्रक्रिया जो है वो दोनों ही प्रकार के पदार्थों में अपनाई जा सकती है। कुचालक पदार्थ हो चाहे चालक पदार्थ हो, घर्षण द्वारा जो आवेश उत्पन्न करने की प्रक्रिया है वह दोनों ही प्रकार के पदार्थों में अपनाई जा सकती है। तो घर्षण द्वारा आवेशन के अंदर हम सीधा सीधा यह कह सकते हैं कि जब किन्हीं दो उपयुक्त कुचालक पदार्थों को, उपयुक्त कुचालक पदार्थ क्यों कहा कि भाई कांच की छड़ है तो कांच की छड़ के साथ फिक्स होगा कि रेशम का कपड़ा होगा, यानी रेशम के कपड़े से जब घर्षण करोगे तभी आवेश उत्पन्न होगा। अगर तुमने ऊनी कपड़े से घर्षण किया तो यहां पर आवेश उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए मैंने शब्द बोला है उपयुक्त कुचालक पदार्थ। तो क्या कह रहा हूं मैं यहां पर, जब किन्हीं दो उपयुक्त कुचालक पदार्थों को आपस में घर्षण करवाया जाता है तब घर्षण के कारण कोई एक पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है जबकि दूसरा पदार्थ उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है वह इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण धनावेशित हो जाता है, जबकि जो पदार्थ उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है वह ऋणावेश की वृद्धि के कारण कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। एक पदार्थ पर जितना पॉजिटिव चार्ज आता है दूसरे पर उतना ही नेगेटिव चार्ज आता है तथा घर्षण की प्रक्रिया जरूरी नहीं है कि कुचालक पदार्थों में अपनाई जा सके। घर्षण की प्रक्रिया जो है वो कौन से पदार्थों में भी अपनाई जा सकती है, चालक पदार्थों में भी अपनाई जा सकती है। तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट विधि हुई कंप्लीट, घर्षण द्वारा आवेशन, जिसकी बात हम पार्ट नंबर फर्स्ट में भी की थी और पार्ट नंबर सेकंड में भी हम बात कर चुके हैं और पार्ट नंबर थर्ड में हमने इस विधि को उन दोनों मतों के आधार पर अच्छे से स्पष्ट कर लिया है। आवेशन की सेकंड विधि आती है हमारी चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। आवेशन की सेकंड विधि आती है चालन या कह सकते हो स्पर्श। चालन या शब्द उपयोग में ले सकते हो स्पर्श द्वारा आवेशन। आओ समझते हैं कि चालन या स्पर्श द्वारा किसी वस्तु को किस प्रकार आवेशित किया जा सकता है। तो देखो, हमने एक आवेशित चालक गोला लिया, यह है एक आवेशित चालक गोला। इस आवेशित चालक गोले को जैसे ही प्लस क्यू चार्ज दिया तो यह प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से इस चालक गोले की सतह पर वितरित हो गया। यह चार्ज नष्ट नहीं हो इसीलिए हमने इस चालक गोले को कुचालक स्टैंड पर रख दिया। कुचालक स्टैंड पे रख दिया क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी भी वैद्युत की अच्छी चालक होती है। अगर मैं इसको कुचालक स्टैंड पे नहीं रखूंगा, अगर हमारी बॉडी के कनेक्ट में रखूंगा या पृथ्वी के संपर्क में रखूंगा तो दोनों ही कनेक्शन की स्थिति के अंदर यहाँ से जो इसमें चार्ज है वो पृथ्वी में या हमारी बॉडी के जरिए किस में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। इसीलिए हमने इस आवेशित चालक गोले का चार्ज यानी आवेश नष्ट नहीं हो इसलिए हमने कहाँ रखा है इसको, कुचालक स्टैंड पर। तथा हमने एक और चालक गोला लिया
हमने एक और चालक गोला लिया, जहां जो चालक गोला ए था मैंने नाम दिया इसको गोला ए, आवेशित चालक गोले को नाम दे रहा हूं ए, और जो दूसरा चालक गोला ले रहा हूं उस गोले को नाम दिया बी, और जो कि हमने लिया अनावेशित चालक गोला, अनावेशित चालक गोला। अनावेशित यानी इस पर कोई भी आवेश नहीं है, अर्थात कहने का मतलब है कि इस पर आवेश का मान कितना बना हुआ है, 0 बना हुआ है, और इसको भी हमने कहां रख दिया, कुचालक स्टैंड पर। यह प्रक्रिया तो थी चालन या कह सकते हो स्पर्श से पहले, यह प्रक्रिया तो थी चालन या स्पर्श से पहले। अब बात करते हैं चालन या स्पर्श के समय। चालन या स्पर्श के समय, चालन या स्पर्श के समय यदि हम देखें तो यह हमारा आवेशित चालक गोला था, जिसको हमने ए चालक गोला कहा था और कुचालक स्टैंड पे रखा था, जो कि आवेशित था, और इसी से स्पर्श करवा दिया हमने दूसरे चालक गोले बी को, जो कि अनावेशित था। देखो विधि के अंदर ही क्लियर नाम में लिखा हुआ है स्पर्श। स्पर्श यानी इन दोनों चालक गोलों को क्या करवाना है, स्पर्श। तो मैंने इन दोनों चालक गोलों को क्या करवा दिया, स्पर्श करवा दिया। स्पर्श जैसे ही मैं करवाता हूं तो हम जानते हैं जो चालक गोला ए है उस चालक गोले ए पर संपूर्ण रूप से कौन सा आवेश है, पॉजिटिव आवेश है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि समान प्रकृति के आवेशों के मध्य में क्या होता है, प्रतिकर्षण, अर्थात प्लस के साथ यदि प्लस हो तो ऐसी स्थिति में समान प्रकृति होगी, और समान प्रकृति के आवेशों के मध्य में कौन सा बल प्रभावी होता है, प्रतिकर्षण बल प्रभावी होता है। इसलिए यहां पर जो चालक गोला ए है, इस चालक गोले ए के पॉजिटिव के पास पॉजिटिव, यहां भी पॉजिटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव, अर्थात समान प्रकृति का आवेश आ रहा है। इसलिए चालक गोले ए का जो संपूर्ण आवेश है वो प्रत्येक आवेश एक दूसरे को समान प्रकृति का होने के कारण प्रतिकर्षित करेगा, और जैसे ही प्रतिकर्षित होगा तो अनावेशित चालक गोले को जैसे ही इस चालक गोले से स्पर्श कराओगे तो ये आवेश यहां से प्रतिकर्षित होकर के विस्थापित होगा, और विस्थापित होकर के कहां पर आ जाएगा, चालक गोले बी पर आ जाएगा। कहां आ जाएगा, चालक गोले बी पर। तो ये थी हमारी चालन या स्पर्श के समय। अब बात करते हैं हम चालन या स्पर्श के बाद, चालन या स्पर्श के बाद, चालन या स्पर्श के बाद यदि हम बात करें तो दोनों के दोनों चालक गोलों को अब पृथक पृथक कर देते हैं। तो ये हमारा चालक गोला ए था और ये हमारा चालक गोला बी है। देखो चालक गोला ए तो पहले भी आवेशित था और अब भी आवेशित होगा, लेकिन हमने यहां पर इस चालक गोले ए से इस अनावेशित चालक गोले बी को स्पर्श करवाया था। इसलिए स्पर्श करवाने के कारण यह आवेश प्रतिस्थापित होकर के, या कह सकते हो प्रतिकर्षण बल के कारण प्रतिस्थापित होकर के कहां चला जाता है, बी पर। और यह अनावेशित चालक गोला जो है, यह अनावेशित चालक गोला भी इस ए के कारण जैसे स्पर्श करवाया तो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और इसी प्रकार स्पर्श के द्वारा या चालन के द्वारा यहां पर एक अनावेशित वस्तु एक आवेशित वस्तु से क्या हो रही है, आवेशित हो रही है। इसीलिए हम इसे कहते हैं चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। इसीलिए यह विधि कौन सी विधि कहलाती है, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। तो क्या कहा मैंने, जब किसी आवेशित चालक गोले को किसी अनावेशित चालक गोले से क्या करवाया जाता है, स्पर्श करवाया जाता है, तो चूंकि चालक गोला ए जो है उस ए पर समान प्रकृति का आवेश है और समान प्रकृति के आवेशों के मध्य में प्रतिकर्षण बल प्रभावी होता है। इसलिए ये प्रत्येक आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होकर के जैसे ये इससे स्पर्श होगा तो प्रतिकर्षित होकर के चालन करता हुआ कहां पर चला जाएगा, इस अनावेशित चालक गोले बी पर भी चला जाएगा। और इस प्रकार अब यदि इसको स्पर्श करवा के दोनों से अलग अलग कर दिया जाए, पृथक कर दिया जाए अब वापस से पुनः दोनों को, तो ऐसी स्थिति में चालक गोला ए भी आवेशित हो जाता है और जो गोला पहले अनावेशित था वह चालक गोला भी क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। क्योंकि यहां स्पर्श के कारण या चालन के कारण आवेशन हुआ है, इसीलिए यह विधि कौन सी विधि कहलाती है, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन कहलाती है।
अब देखो यहां समझने वाली महत्वपूर्ण बातें क्या है। पॉइंट नंबर फर्स्ट, नोट फर्स्ट क्या है, देखो यहां पर भी मैंने ये चालक लिया है, दूसरा अनावेशित जो है वो भी चालक लिया है, जिससे पता लगता है कि यह विधि जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन से पदार्थों में अपनाई जा सकती है, चालक पदार्थों में। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो ये विधि है, यह विधि सिर्फ और सिर्फ कौन से पदार्थों के लिए लागू होती है, चालक पदार्थ के लिए ही लागू होती है। कुचालक पदार्थों में यह विधि लागू नहीं होती है। कौन से पदार्थों के लिए ही लागू होती है, चालक पदार्थों के लिए ही लागू होती है। पॉइंट नंबर सेकंड, देखो चालक गोले ए पर भी पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन जैसे स्पर्श करवाया तो यह अनावेशित गोला जो था यह स्पर्श कराने के कारण आवेशित हो चुका है। और देखो ए पर भी पॉजिटिव है और बी पर भी क्या आया है, पॉजिटिव, अर्थात इस पर पॉजिटिव है तो इस पर भी पॉजिटिव आया है। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज होता तो स्पर्श कराने के कारण बी पर भी कैसा आता है, नेगेटिव चार्ज आता है, जिससे पता लग रहा है कि इस विधि के कारण जो आवेशन होता है या इस विधि के कारण अनावेशित वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो कैसी प्रकृति का उत्पन्न होता है, समान प्रकृति का आवेश। तो यहां हम सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं कि इस विधि में या इस विधि से उत्पन्न आवेश, इस विधि से उत्पन्न आवेश सदैव समान प्रकृति का होता है, सदैव समान प्रकृति का होता है। अर्थात ए अगर पॉजिटिव होगा तो स्पर्श कराने के कारण बी भी पॉजिटिव होगा, ए अगर नेगेटिव होगा तो स्पर्श कराने के कारण बी भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। आओ कुछ स्पेशल नोट की बात करते हैं। स्पेशल नोट, पॉइंट नंबर फर्स्ट, देखो यदि ये तुम्हारा आवेशित चालक गोला है, आवेशित चालक गोला, और इसका केंद्र बिंदु O है और इसकी त्रिज्या R है, तथा ये तुम्हारा अनावेशित चालक गोला है जिसका केंद्र बिंदु O है और त्रिज्या R है। यह है तुम्हारा अनावेशित चालक गोला। इस आवेशित चालक गोले को मैंने नाम दिया A, इस अनावेशित चालक गोले को मैंने नाम दिया B, और मैंने कहा कि चूंकि आवेशित है तो इस पर यदि प्लस Q चार्ज हो तो ये आवेश एक समान रूप से कहाँ वितरित होते थे, इसकी सतह पर। इसको हमने कुचालक स्टैंड पे रखा हुआ था, और इसे भी हमने कुचालक स्टैंड पर रखा हुआ है। लेकिन यह प्रक्रिया है घर्षण से पहले की। सॉरी, घर्षण नहीं, चालन या स्पर्श से पहले की, चालन या स्पर्श से पहले की। अब यदि इन दोनों चालक गोलों को स्पर्श करवाया जाए तो स्पर्श करवाने पर, जैसे ही दोनों चालक गोलों को स्पर्श करवाया जाता है तो ये चालक गोला A है और ये चालक गोला तुम्हारा B है। इसका भी केंद्र बिंदु O और त्रिज्या R है, और इसका भी केंद्र बिंदु O और त्रिज्या क्या है, R है। तो जब दोनों की त्रिज्याएं समान हैं तो ऐसी स्थिति में जो आवेश होता है वह आवेश दो समान भागों में विभाजित हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जहां पहले इसका प्लस Q चार्ज था तो समान आकार या आकृति या समान त्रिज्या के कारण यहां पर जो यह आवेश है वो दो समान भागों में विभाजित हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि इस Q का Q/2 आवेश जो है वो B पे चला जाएगा, तो बाकी इस पर शेष कितना रह जाएगा, Q/2। यानी कहने का मतलब है कि अब यदि चालन या स्पर्श करके दोनों को अलग अलग कर दे तो इस पर भी Q/2 चार्ज रह जाएगा और इस पर भी Q/2 चार्ज रह जाएगा। अर्थात इस स्पेशल पॉइंट नंबर फर्स्ट में हमको क्या पता लगा कि यदि समान त्रिज्या के आवेशित और अनावेशित चालक गोलों को, यदि समान त्रिज्या के आवेशित और अनावेशित चालक गोलों को परस्पर स्पर्श करवाया जाता है,
समान त्रिज्या के आवेशित तथा अनावेशित चालक गोलों को परस्पर स्पर्श करवाया जाता है, तब स्पर्श की प्रक्रिया के बाद इन पर आवेश जो है वो समान भागों में विभाजित हो जाता है। अर्थात अगर इस आवेशित चालक गोले पर प्लस क्यू चार्ज है तो स्पर्श कराने के बाद में दोनों पर Q/2 चार्ज हो जाएगा। दोनों पर आधा आधा, जितना है उतना आधा आवेश उसको अगले को वो दे देगा। अगर सपोज दैट इस पर प्लस क्यू चार्ज ना हो, इस पर पहले से ही प्लस Q/2 चार्ज हो, तो जैसे इस पर स्पर्श होगा तो हम जानते हैं Q/2 का आधा कितना होता है, Q/4। तो जैसे स्पर्श होगा तो Q/4 इस पर रह जाएगा और Q/4 इस पर रह जाएगा। सपोज दैट इस पर पहले से ही आवेश Q/4 है, तो स्पर्श कराने के बाद में आवेशित और अनावेशित पर दोनों पर कितने भागों में टूटेगा, वही आधे भागों में टूटेगा। Q/4 का आधा कितना होता है, Q/8, तो Q/8 इस पर रह जाएगा, Q/8 इस पर रह जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि समान त्रिज्याओं के आवेशित और अनावेशित चालक गोलों को जब परस्पर स्पर्श करवाया जाता है तब आवेश उनमें समान रूप से विभाजित हो जाता है। पूर्व मान के आवेश उनमें समान रूप से विभाजित हो जाता है। अर्थात Q है तो Q/2 में टूट जाएगा, Q/2 है तो Q/4 में टूट जाएगा, Q/4 है तो Q/8 में टूट जाएगा। इस प्रकार समान भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। आगे बात करते हैं। किंतु अगर मैं इसका अपोजिट पॉइंट देखूं, अपोजिट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर सेकंड, ये आवेशित चालक गोला है हमारा, यह आवेशित चालक गोला है जिस पर मैंने कहा कि कितना चार्ज है, Q चार्ज है। यदि इसकी त्रिज्या R1 है और इस अनावेशित चालक गोले की त्रिज्या R2 है और ये चालन या स्पर्श से पहले है, लेकिन जैसे ही मैंने चालन या स्पर्श करवाया तब इन पर नए आवेश जो है वह नए आवेश यदि Q1 तथा Q2 आ जाए, Q1 तथा Q2 आ जाए, तब ऐसी स्थिति के अंदर इनके आवेशों का जो अनुपात होता है, Q1 तथा Q2 का जो अनुपात होता है वो इनके त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि स्पर्श के बाद जो नए आवेशों का अनुपात होगा वो इनके त्रिज्याओं के अनुपात के तुल्य होगा। अर्थात Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। तो क्या कहा हमने इस स्पेशल नोट पॉइंट नंबर सेकंड के अंदर कि अगर असमान त्रिज्या, इससे पहले वाला तो समान त्रिज्याओं के लिए था, लेकिन सेकंड पॉइंट जो है वो सेकंड पॉइंट कौन सी त्रिज्याओं के लिए है, असमान त्रिज्याओं के लिए, कि जब असमान त्रिज्याओं के आवेशित तथा अनावेशित गोलों को परस्पर स्पर्श करवाया जाता है तब स्पर्श करवाने के बाद उन पर जो नए आवेश आते हैं उन नए आवेशों का अनुपात जो होता है वो उनके त्रिज्याओं के अनुपात के तुल्य होता है। नए आवेशों का अनुपात जो होता है वो उनके त्रिज्याओं के अनुपात के तुल्य होता है। तो ये था हमारा इस चालन या स्पर्श विधि का नोट नंबर सेकंड। चलो ठीक है, तो दो विधियां हमारी कंप्लीट हो चुकी है, घर्षण द्वारा आवेशन, और सेकंड विधि हमारी कौन सी कंप्लीट हुई है, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन। लास्ट विधि की हम बात करते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। थर्ड विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन। देखो प्रेरण द्वारा आवेशन क्या कहता है, वह विधि या कह सकते हो आवेशन की वह विधि जिसमें किन्हीं दो वस्तुओं को या किसी अनावेशित वस्तु को आवेशित करने के लिए स्पर्श कराने की जरूरत नहीं हो, उन दोनों को एक निश्चित या नियत दूरी पर रखने पर ही वह वस्तु क्या हो जाए, आवेशित हो जाए। अर्थात सीधा सीधा कह सकता हूं आवेशन की वह विधि जिसमें किसी वस्तु को संपर्क में लाए बिना ही क्या किया जा सके, आवेशित किया जा सके, क्या कहलाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन। क्या डेफिनेशन दिया है मैंने, आवेशन की वह विधि जिसमें किसी वस्तु को
संपर्क में लाए बिना ही आवेशित किया जा सके, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। समझना भाई। देखो किस प्रकार से, देखो मैंने ये एक धातु की गेंद ली, ये एक धातु की गेंद ली, और जो ये धातु की गेंद थी, इस धातु की गेंद को मैंने कुचालक स्टैंड पे रखा। कहां रख रहा हूं? कुचालक स्टैंड पर। तथा ये धातु की गेंद जो है वो अनावेशित है। कैसी है? अनावेशित। अनावेशित यानी इस पर फिलहाल कोई भी चार्ज नहीं है। अब यदि जो ये तुम्हारी धातु की गेंद है जो कि कुचालक स्टैंड पर रखी हुई है, इसके पास यदि कोई चालक छड़ लाई जाए और यदि इस चालक छड़ पर नेगेटिव चार्ज हो, तुम किसी भी प्रकार का आवेश मान सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने इस चालक छड़ पर नेगेटिव चार्ज लिया है, तुम पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हो, दोनों स्थितियों में बात कर सकते हो। तो मुझको कुछ ना कुछ चार्ज लेना होगा, क्योंकि एक वस्तु आवेशित है तो दूसरी को कैसा दिखाना होगा? निरावेशित। तो धातु की गेंद जो है उस पर कोई आवेश नहीं है, इसलिए मैंने एक आवेशित छड़ जो है वो इसके समीप लेकर के गया। तो चूंकि विधि में मैंने पहले ही कहा है कि संपर्क में लाए बिना, संपर्क यानी स्पर्श करवाए बिना ही उस वस्तु को क्या कर दे? आवेशित कर दे, तो वही तो क्या कहलाता है? प्रेरण। तो यहां पर मैंने क्या किया, जो भी हमारी ये ऋणावेशित धातु की छड़ है, इस ऋणावेशित धातु की छड़ को इस धातु की गेंद से एक निश्चित या नियत दूरी पर लेकर आया, निश्चित या नियत दूरी पर लाया। निश्चित या नियत दूरी पर लेने पर जैसे ही इस चालक छड़ को इस अनावेशित धातु की गेंद से एक निश्चित या नियत दूरी पर लाया जाता है, तो हम जानते हैं कि जो ये गेंद है वो धातु की गेंद है, और धातु जो होती है वो वैद्युत की अच्छी चालक होती है। अर्थात चालक पदार्थ जो होते हैं, उन चालक पदार्थों में बहुसंख्यक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम पहले ही बात कर चुके हैं, जो चालक पदार्थ होते हैं उन चालक पदार्थों में बहुसंख्यक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसीलिए इस ऋणावेशित छड़ के कारण हम जानते हैं समान प्रकृति के आवेशों के मध्य में क्या होता है? प्रतिकर्षण बल प्रभावी होता है, और इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित होते हैं। तो ये चालक छड़ जब नियत या निश्चित दूरी पर लाई जाती है, तो इस धातु की गेंद में जो भी ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन है, ये ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन इस सिरे से प्रतिकर्षित होंगे, और प्रतिकर्षित होकर के इसके अपोजिट साइड के सिरे की ओर एकत्रित होना प्रारंभ कर देते हैं। इसके अपोजिट साइड सिरे की ओर, जिधर की ओर चालक छड़ ली जा रही है उसके विपरीत सिरे की ओर जाकर के ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होना प्रारंभ कर देते हैं। तो देखो यहां पर हमने दिखा रखा है कि किस प्रकार ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन यहां इकट्ठा हो रहे हैं। हम जानते हैं इस धातु की गेंद में जब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव छड़ के कारण प्रतिस्थापित होकर के इसके विपरीत दिशा में या विपरीत सिरे की ओर जैसे इकट्ठा होंगे, तो यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स तो कहां आ गए? इसके विपरीत सिरे की ओर आ गए। इसलिए यहां जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो ये वाला सिरा जो है, ये वाला सिरा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कौन से चार्ज पर आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज पर। इस नेगेटिव के कारण यह पॉजिटिव चार्ज तब तक उत्पन्न होता है जब तक इस सिरे की ओर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही यहां पर इस सिरे की ओर कौन सा चार्ज उत्पन्न नहीं हो जाए? पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न नहीं हो जाए। तो ये विधि तो थी, यहां पर तो हम सिर्फ कुचालक गेंद को ही, यहां चालक गेंद को ही ले रहे थे जो कि अनावेशित थी। यहां पर अगली प्रक्रिया के अंदर हमने चालक गेंद के साथ ऋणावेशित छड़ लेकर के बात करी। अब आगे क्या करते हैं आओ समझो। अब हमने क्या किया, जो ये धातु की गेंद थी, ये रही तुम्हारी धातु की गेंद, और इस धातु की गेंद पर ऋणावेश भी चार्ज है और धनावेश चार्ज भी है, और ये रही तुम्हारी ऋणावेशित छड़, और इसको हमने रख रखा है कुचालक स्टैंड पर।
तो हम जानते हैं चूंकि ये धातु की गेंद जो है वो कुचालक स्टैंड पर रखी हुई है, इसलिए पृथ्वी के साथ अपने आवेश का स्थानांतरण तो कर नहीं सकती। इसलिए हमने कहा कि इस ऋणावेश को अगर हमको खत्म करना है तो इस ऋणावेश को खत्म करने के लिए हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया। ग्राउंडेड यानी क्या कर दिया? भू संपर्कित। भू संपर्कित यानी एक चालक तार लिया और एक चालक तार के एक सिरे को हमने किससे जोड़ा? इस गेंद से जोड़ा, जो सिरा ऋणावेश पे था उस वाले सिरे को, और दूसरे वाले सिरे को किससे जोड़ दिया? पृथ्वी से जोड़ दिया। तो हम जानते हैं चूंकि कि पृथ्वी भी वैद्युत की अच्छी चालक होती है। हम जानते हैं चूंकि पृथ्वी भी वैद्युत की अच्छी चालक होती है, इसलिए ये जो नेगेटिव चार्ज है, यह नेगेटिव चार्ज इस सिरे में इस तार से होता हुआ कहां चला जाएगा? पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। जैसे ये नेगेटिव चार्ज पृथ्वी में चला जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ जो ये धातु की गेंद होगी, इस धातु की गेंद में सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज बचेगा? पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब अगली प्रक्रिया के अंदर, अगली प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं समझना। अगली प्रक्रिया के अंदर अब यदि इस भूसंपर्कन को यहां से तोड़ दिया जाए तथा इस धातु की छड़ को हटा दिया जाए, तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी ये धातु की गेंद थी जो पहले अनावेशित थी, वो अनावेशित धातु की गेंद कैसी हो चुकी है? अब आवेशित, और आवेशित में भी कौन सा आवेश आ चुका है? इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। कौन सा चार्ज आया है? पॉजिटिव चार्ज। तो यही विधि कहलाती है तुम्हारा प्रेरण द्वारा आवेशन। अब यहां से देखो भाई, हमने नेगेटिव छड़ ली थी, तब जाकर के ये धातु की गेंद जो है, ये धातु की गेंद कैसी हुई है? पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव छड़ ना लेकर के मैं इस छड़ को कैसी छड़ लेता? पॉजिटिव छड़ लेता, तो ये धातु की गेंद जो है, ये धातु की गेंद कैसी होती है? नेगेटिव होती। अर्थात कहने का मतलब है कि इस विधि में हमको पता लग रहा है, क्या बात पता लगी? कि इस विधि के अंदर अगर छड़ नेगेटिव लोगे तो गेंद पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर छड़ पॉजिटिव लोगे तो गेंद पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि यह आवेशन की वह विधि है जिसमें पदार्थ को स्पर्श किए बिना ही उस पदार्थ पर आवेश तो उत्पन्न किया जाता है, लेकिन वह आवेश सदैव जो होता है वो कैसी प्रकृति का उत्पन्न होता है? विपरीत प्रकृति का। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इस विधि में उत्पन्न आवेश सदैव विपरीत प्रकृति का होता है। इस विधि में उत्पन्न आवेश सदैव कैसी प्रकृति का होता है? विपरीत प्रकृति का होता है। पॉइंट नंबर सेकंड, आओ देखते हैं। देखो यहां गेंद हमने धातु की गेंद ली है और छड़ भी कैसी ली है? धातु की छड़ ली है, और हम जानते हैं धातु वैद्युत की अच्छी चालक होती है। अर्थात कहने का मतलब है कि ये प्रेरण द्वारा आवेशन वाली विधि जो है, ये भी कौन से पदार्थों के लिए लागू होती है? चालक पदार्थों के लिए। तो हम लिख सकते हैं कि यह विधि जो है, यह विधि भी कौन से पदार्थों के लिए लागू होती है? चालक पदार्थों के लिए ही लागू होती है। तो इस प्रकार से हमारी आवेशन की जो विधियां थी वो हमारी कंप्लीट हुई। तो टोटल कितनी विधियां पढ़ी हमने आवेशन की? 3 विधियां पढ़ी आज हमने। घर्षण द्वारा आवेशन, चालन या स्पर्श द्वारा आवेशन और प्रेरण द्वारा आवेशन। तो इस प्रकार इन तीनों विधियों के द्वारा किसी भी अनावेशित वस्तु पर क्या लाया जा सकता है? आवेश लाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। चलो ठीक है।